नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के पीएम मोदी पर निशाने की, तेलंगाना में कांग्रेस को मिली मजबूती की, बात करेंगी राजस्थान में वसुंधरा के तेवरों से परेशान बीजेपी की, आजम खां को मिली सजा पर अखिलेश की कड़ी टिप्पणी की, साथ ही जानेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट की सरकार पर सख्त तंज की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी, 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित। 30 सीटों पर कांग्रेस पहले से ही कर चुकी है उम्मीदवारों का ऐलान। एमपी बीजेपी में बगावत हुई तेज, अब रीवा से पूर्व बीजेपी विधायक अभय मिश्रा ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने महंगाई पर पीएम मोदी को फिर घेरा, कहा महंगाई पर काबू पाने में नाकाम पीएम मोदी, जनता रिटायरमेंट देने को तैयार। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 551 अंक की गिरावट के साथ 65,877 के स्तर पर बंद। निफ्टी भी 140 अंकों की गिरावट के साथ 19,961 के स्तर पर बंद। तो ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अडानी को लेकर राहुल गांधी के तीखे तेवर बरकरार हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेर लिया। यहां तक दावा कर दिया कि पीएम अडानी के सुरक्षा कवच बन गए हैं। हम सत्ता में आएंगे तो जांच करवाएंगे। तो अब किस मामले में राहुल ने उठाए अडानी और पीएम मोदी पर सवाल, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अभी तक सवाल कर रहे थे कि अडानी के पास आया 20,000 करोड़ किसका है, लेकिन अब उन्हें इस रकम में संशोधन करना पड़ा है, क्योंकि अब 20,000 करोड़ 32,000 करोड़ में बदल चुके हैं। 12,000 करोड़ रुपए अब कोयले के जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर अडानी का मामला उठाते हुए कहा कि उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अडानी की वजह से ही बिजली महंगी मिलती है। उन्होंने जनता की जेब से पैसे लूटे हैं। राहुल ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उसकी जांच नहीं कराती है। उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। उनके पीछे किसकी शक्ति है। राहुल ने सवाल किया कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और उसका हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है। वो कोयले की कीमत को गलत दिखाते हैं, जिसके चलते देश की गरीब जनता को महंगी बिजली मिलती है। राहुल ने कहा कि लोग जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं, अडानी की जेब में पैसा जाता है। अडानी की रक्षा भारत के पीएम कर रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों में जांच हो रही है, लेकिन भारत में अडानी को ब्लैंक चेक दिया हुआ है। वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। लोग 32,000 करोड़ का आंकड़ा याद रखें। राहुल ने कहा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बिजली सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में भी देनी जा रही है। आपका बिजली का बिल जो बढ़ रहा है उसका पैसा सीधे आपकी जेब से अडानी की जेब में जा रहा है। इस तरह से अडानी जी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से निकाला है। राहुल ने इस दौरान सेबी की जांच पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सेबी अडानी मामले में जांच कर रही थी, लेकिन उसने सरकार से कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। अजीब बात है, फाइनेंशियल टाइम्स के पास प्रूफ है, लेकिन जांच एजेंसी के पास नहीं। सेबी की जांच से साफ है कि बड़े पद पर बैठे लोगों से ही कहीं ना कहीं संरक्षण मिला है। राहुल गांधी पीएम मोदी की लगातार घेराबंदी कर रही हैं, सच्चाई देश के सामने ला रही हैं, तो इसका फायदा कांग्रेस को पूरे देश में मिलते हुए भी दिख रहा है। आज कांग्रेस में तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के बढ़ते कुनबे ने बीआरएस के साथ ही बीजेपी में भी खलबली मचा दी है। तेलंगाना में चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद से ही सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। केसीआर अपनी सत्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बीआरएस की वापसी के सारे दरवाजे बंद करने में जुटी हुई है। बीआरएस पहले से ही कांग्रेस के चलते परेशानी में दिखाई दे रही है, और उसकी इस परेशानी को पार्टी की बगावत ने बढ़ा दिया है। इसी बीच एक बार फिर से बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। मेडचल से बीआरएस के पूर्व विधायक मालीपेड्डी सुधीर रेड्डी गारू और जिला परिषद के अध्यक्ष शरदचंद्र रेड्डी गारू के साथ पार्षद निहारिका गारू, पूर्व सरपंच और कई नेता रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस के बढ़ते जनाधार का एहसास कराया। कहा यह भी जा सकता है कि इस बार बीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के लिए हालत बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। और अब बीआरएस के नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है, उनकी पार्टी गलत राह पर चल रही है, जिस कारण से बीआरएस में बगावत भी हो रही है और नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो इसके उलट बीजेपी में गुटबाजी में उलझकर कमजोर होती ही दिख रही है। और सबसे ज्यादा गुटबाजी अगर कहीं दिख रही है तो वो है राजस्थान बीजेपी में।
पार्टी में यहां पर बगावत की स्थिति है और इसे संभालने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद राजस्थान पहुंच गए हैं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि नड्डा सफल नहीं हो पाएंगे। राजस्थान में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसके बाद पार्टी में बड़ी बगावत हो गई। जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, पार्टी गुट उन्हें प्रचार नहीं करने दे रहा है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब बागियों को बनाने की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। नड्डा 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंच गए हैं। पहले दिन वो कोटा पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं में नड्डा के स्वागत की होड़ मची रही, लेकिन नड्डा अपने स्वागत में आए लोगों में जो चेहरा ढूंढ रहे थे वो उन्हें दिखाई नहीं दिया। जी हां, नड्डा के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे सिंधिया ने दूरी बना ली, लेकिन जिस तरह से पार्टी के कार्यक्रमों से राजे ने दूरी बनाई है, उसके बाद साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए राजस्थान चुनाव बेहद मुश्किल हो चुका है। वैसे बीजेपी के लिए राहत की बात इतनी जरूर है कि पार्टी अध्यक्ष के कार्यक्रम में झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंधिया जरूर पहुंचे, लेकिन दुष्यंत के चेहरे के रंग बता रहे थे कि राज्य में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्थान में बीजेपी मुसीबत में है, तो यूपी में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मोहम्मद आजम खां की मुसीबत बढ़ गई है। आजम ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार ही मुसीबत में दिखाई दे रहा है। एक गलती की बड़ी सजा उन्हें मिली है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई है। आजम खां के परिवार को हुई सजा पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजम का धर्म दूसरा है, इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र की गई है। आजम खां मुसलमान है, इसलिए उन्हें इस तरह सजा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आजम खां और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहें। इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के कई दरवाजे खुले हैं। जुर्म करने वाले याद रखें, नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत अवाम की भी होती है। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम 7 साल की सजा भी सुनाई। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि आजम के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी दावा कर रहे हैं कि षड्यंत्र राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी रचा जा रहा है, लेकिन ये सफल नहीं होगा। तो क्या है एक मामला, आइए देखते हैं। बीजेपी को कर्नाटक में बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा था। राज्य की सत्ता उसके हाथ से फिसल गई। दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही राज्य में बीजेपी की सरकार थी, वो भी चली गई। राज्य में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी। कांग्रेस ने जब से सरकार बनाई है राज्य में, तब से ही वो बीजेपी को कोई मौका नहीं दे रही है। लेकिन इस बीच राज्य में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्हें राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने की बीजेपी की कोशिश की जानकारी है। मैं यह जानता हूं कि एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है। सभी विधायक आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मुझे बता रहे हैं कि कौन बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के किस नेता ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। वे हमें ये भी बता रही हैं उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। शिव कुमार ने आगे कहा कि विधानसभा सत्र होने दीजिए, मेरे पास सारी जानकारी है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जिन लोगों से संपर्क किया गया है। डीके शिव कुमार के बयान से साफ है कि आने वाले समय में इसे लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता फंस सकते हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस बीजेपी को कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं है। क्या सच में बीजेपी साजिश रच रही है? जो भी कुछ होगा वो जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जो फिलिस्तीन में हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन इसमें बेकसूर निशाने बनाए जा रहे हैं और इस बार तो निशाना अस्पताल को ही बनाया गया है। गजा के अस्पताल पर हुए हमले की दुनिया भर में निंदा की जा रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 17 अक्टूबर को हुए इस हमले में कम से कम 550 लोगों की जान चली गई। दुनिया इसे लेकर इजराइल से सवाल कर रही है, तो इजराइल सफाई दे रहा है कि हमला उसने नहीं किया है। सवाल आम लोगों की जान का है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घटना की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज गजा में एक अस्पताल पर हुए हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई, जिससे मैं भयभीत हूँ, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मेरा दिल पीड़ितों के परिवार के साथ है। अस्पताल और चिकित्सा कर्मी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित है। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स पर लिखा कि फ्रांस गजा में अल अहली अरब अस्पताल पर हमले की निंदा करता है, जिससे कई फिलिस्तीनी लोग पीड़ित हुए हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ है।
अस्पताल में हुए धमाके के बाद से दुनिया भर में हमले की निंदा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो गजा अस्पताल में हुए हमले से काफी दुखी और क्रोधित हैं। लेकिन बाइडेन ने इस मामले में इजराइल की भूमिका पर सीधे सवाल नहीं उठाए, जिसके बाद अमेरिका भी अब सवालों में आ गया है। इजराइल हमास लड़ाई के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। चंद्रयान 3 जो जागेगा या नहीं, लेकिन स्कूल की कोर्स की किताबों में पढ़ाया जाएगा। कमल के फूल वाला G20 भी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और उसके अलावा भयानक त्रासदी कोरोना भी स्कूलों की कोर्स में पढ़ाई जाएगी। अगर उपलब्धि और त्रासदी दोनों को ही पढ़ाना है तो क्यों ना मणिपुर और महंगाई को भी कोर्स में शामिल किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात अब सुप्रीम कोर्ट की। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में कई बार टकराव की खबरें आती रही हैं। केंद्र के कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, जिस पर कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणियां भी की गई हैं। और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रुख पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकार हर बार सही हो तो कोर्ट की क्या ही जरूरत है। देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों बेहद अहम भूमिका अदा करती हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर ये दोनों ही आमने सामने होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार जब अदालत कोई फैसला सुनाती है तो सरकार उन पर नाराजगी जताती है, वहीं दूसरी ओर केंद्र के रुख पर कोर्ट भी खफा होता है। एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यदि संसद और सरकार की ओर से लिए गए सारे फैसले लोकतांत्रिक ही हो तो फिर अदालतों की तो जरूरत ही नहीं रह जाएगी। दरअसल केस की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कहा था कि अदालतें LGBT कपल्स के अधिकारों पर फैसला नहीं दे सकती, ऐसा करना अलोकतांत्रिक होगा। इसी के जवाब में चीफ जस्टिस ने ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि यदि चुनी हुई सरकार के सभी फैसले पूरी तरह से लोकतांत्रिक ही हों और मूल्य अधिकारों के उद्देश्य को पूरा करते हों तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है, जिनका काम ही कानून की व्याख्या करना है। अदालत का तो काम ही यही है कि जब सरकार संवैधानिक मसलों पर गलती करे तो उसके फैसलों की समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में ही ऐसे लोकतंत्र की बात की गई है जिसमें सभी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि संवैधानिक लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ चुनावी डेमोक्रेसी है। दूसरे संस्थानों की भी अपनी भूमिका है और वे सरकार के फैसलों की समीक्षा कर सकते हैं। संविधान में लोकतंत्र की कोई संकीर्ण परिभाषा तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लेकर आपकी परिभाषा ठीक नहीं है और ये संकीर्ण मानसिकता है। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा का अधिकार कानून अदालत के दखल के बाद ही बना था और फिर इसे मूल अधिकारों के तौर पर लागू किया जा सका। अब कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि वो केंद्र के हर फैसले के पक्ष में नहीं होता। तो आज इस बुलेटिन में इतना।